नमस्कार, मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन पीएफआई। आज ऑपरेशन पीएफआई इसलिए क्योंकि देश के दुश्मनों पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर 5 दिनों के अंदर दूसरी कार्रवाई की है और षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दुश्मनों को सबसे बड़ी यलगार दे दी है। ये यलगार अब कितनी दूर तक जाएगी और दुश्मनों का क्या हश्र करेगी, इसी पर आधारित है आज की हमारी खास पेशकश ऑपरेशन पीएफआई। जब दुश्मन में देश में रहकर अशांति फैलाने की साजिश रचे तो इन साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए दुश्मनों को यलगार देना जरूरी है और इसीलिए केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों ने आज फिर से देश के 8 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे ये अब दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए के साथ स्टेट पुलिस ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम से लेकर केरल तक स्टेट पुलिस, एटीएस और एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पे फिर से छापेमारी कर दी और इस बार की छापेमारी में कई टीचर पकड़े गए तो कई पादरी पकड़े गए। साथ में मौलाना, वकील और महिलाओं समेत संगठन के पदाधिकारी, सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। सुबह 11 बजे से पुलिस ने 8 राज्यों में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो सारी नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार हो रही है। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर एजेंसीज सही वक्त पर पूरा खुलासा करेगी। देखिए अभी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ना चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जिस प्रकार का उनका काम था, समाज में दरार तैयार करके और हमारे देश को खोखला करने का काम ये लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई आवश्यक थी। सर, ये भी पता कि आरएसएस हेडक्वार्टर से रडार में था, देखी की रही थी और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन वो केरला में पीएफआई कुछ। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं जितना बयान मैंने देना चाहिए उतना मैंने दिया है, इससे ज्यादा बयान उचित लोग देंगे। दिल्ली में तो निजामुद्दीन, शाहीन बाग इलाके में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए और दिल्ली पुलिस ने मिलकर छापा मारा। देर रात से सुबह तक दिल्ली में अलग अलग ठिकानों से करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया और छापेमारी के साथ ही शाहीन बाग में धारा 144 को लागू कर दिया। गतिविधियां इतनी दिनों से चल रही हैं, उससे एक बात बहुत साफ उभर कर दिखाई पड़ती है कि पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई जैसी काम है जो काम कर रही है और देश के सौहार्द को, देश की एकता को किस तरह से छिन्न भिन्न करे, किस तरह से उसको सांप्रदायिक साजिशों के सहारे उसको ध्वस्त करे, इसकी कोशिशों में लगे रहे। ये वो लोग हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं और मज़हब के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई होनी ही चाहिए, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब इनकी एक के बाद एक इनकी कलई खुल रही है, इनके तमाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बीच बीच में हिडन एजेंडे के साथ काम कर रहे थे। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ भी एक ख़तरनाक साजिश थी।
न केवल भारत के सौहार्द और भारत के भाईचारे और एकता को छिन्न भिन्न करना, बल्कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई ठीक है। दिल्ली में जिस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उस समय स्पेशल सेल के एसीपी लेवल के अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी, जबकि स्पेशल सेल के तकरीबन 100 जवानों ने ग्राउंड पर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के बाद प्रशासन ने जामिया इलाके में 17 नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तो छात्रों को कैंपस के भीतर या बाहर समूह में इकट्ठा न होने की हिदायत दे दी। साथ ही सर्कुलर में कहा कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर कर्नाटक में कार्रवाई के दौरान कई जगह पर पीएफआई और पुलिस के बीच जमकर बवाल मचा। पुलिस ने कार्रवाई में बड़ी संख्या में पीएफआई और एसडीपीआई के 75 सदस्यों को हिरासत में लिया, जबकि 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एसडीपीआई के जिला प्रमुख को धर दबोचा। महाराष्ट्र और असम में तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में पीएफआई के 50 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस ने 25 तो महाराष्ट्र पुलिस ने 27 सदस्यों पर शिकंजा कसा। अकेले असम के गोलपाड़ा जिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं महाराष्ट्र में जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनमें नासिक में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष इरफान दौलत नदवी, पीएफआई के जिला अध्यक्ष, सचिव, खजांची समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा पीएफआई के जिन ठिकानों पर छापा मारा गया, उनमें बिहार से 15, एमपी में 21, गुजरात से 15, यूपी से 43, असम से 20 और इसके अलावा कई जगह से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खास बात यह है कि 27 सितंबर की कार्रवाई में पीएफआई समेत इससे जुड़े संगठनों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि 23 सितंबर को हुई कार्रवाई के मिले इनपुट के बाद चरमपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई पर ये दूसरे चरण की कार्रवाई की गई है। पुलिस को इस कार्रवाई में आतंकी संगठनों से जुड़े होने के कई सबूत मिले हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार 2 लोगों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्हें 2047 तक भारत में शरिया कानून लागू करवाने का टास्क मिला है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसके लिए उन्हें केरल में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। यूपी में एसडीपीआई के महासचिव रह चुके आरोपी से मिली पेन ड्राइव में तो आईएसआई से जुड़े वीडियो, भड़काऊ दस्तावेज, 11 भड़काऊ वीडियो, 179 फोटो बरामद हुए हैं। साथ में उससे द शर्क ऑफ डेमोक्रेसी जैसे कई आईएसआई के साहित्य भी बरामद किए हैं। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पीएफआई की नज़र में आरएसएस के देखिए, जो हम स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। देश भर में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई से ये तो स्पष्ट हो गया कि सरकार देश विरोधी ताकतों को देश में पनपने के कतई खिलाफ है और इन पर कार्रवाई करके इनके हौसले तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार पीएफआई को पूरी तरह से बैन कर देती है या फिर आतंक के आका भारत में अशांति फैलाने के लिए कोई और साजिश रच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज।
यूपी, एमपी, पंजाब समेत कई राज्यों में हमारे सुरक्षा जवान आज दुश्मन का समूल नाश करने पहुंचे। यहां जब वे छापेमारी करने लगे तो ऐसे सबूत हाथ लगे जिनसे एक बारगी तो सुरक्षा बलों की आंखें फटी की फटी रह गई। इसमें देश को दहलाने की तमाम सामान मिले, देश में नफरत और आतंक फैलाने के तमाम हथियार भी मिले। देश में केंद्रीय एजेंसी ने 5 दिन के भीतर पीएफआई के खिलाफ दूसरी बार ऑपरेशन कर कड़ा प्रहार कर दिया है। राज्य और केंद्र ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर दबिश दी है। इसी के साथ ही और दिल्ली समेत 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। एनआईए ने इस बार राज्यों की पुलिस के साथ पीएफआई के 50 से ज्यादा ठिकानों पर दिन उगने से पहले ही छापेमारी शुरू कर दी। इनमें केंद्रीय एजेंसी का हंटर शाहीन बाग पर भी चला। साथ ही पुलिस को दिल्ली, यूपी समेत कई जगहों से साजिशों के सबूत का खजाना भी मिला है। महाराष्ट्र में जो पीएफआई एक संगठन है उसके ऊपर जो कार्रवाई चालू है अभी, उस कार्रवाई का निषेध करने के लिए आज बुल्ढाना पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर रोड पर आ गए और वहां से उन्होंने घोषणाबाजी की है कि इनको पीएफआई के कार्यकर्ता को छोड़ो, उनके ऊपर कार्रवाई मत करो, ऐसा उन्होंने घोषणाबाजी की है और वहाँ पर रोड पर ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की है। हमको मालूम जैसे ही गिरा, हम स्टाफ के साथ में वहाँ पहुँचे और उन सब लोगों को ताबे में लिए और पुलिस स्टेशन में लाके उन्होंने जो इलीगल वहाँ पर आके घोषणाबाजी की है और रास्ता जाम करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ में उनके ऊपर 341 धारा आईपीसी की और 135 मुंबई पुलिस कायदा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। 11 के 11 लोगों को ताबे में लिए है। एक अलग नेशनल लेवल की एजेंसी इसको डील कर रही है, क्योंकि इस वक्त उस एजेंसी की तफ्तीश और बाकी चीजें इनिशियल स्टेज पे हैं। हम लोग इस तरफ से कोई भी कमेंट अभी नहीं करना चाहेंगे। हम लोग सिक्योरिटी की जितनी भी जरूरतें हैं उस पर डे टू डे सब चीजों पे नजर रख रहे हैं। कल भी एक कामयाब ऑपरेशन कश्मीर में कुलगाम में हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद का टेरर कमांडर मारा गया। उससे एक दिन पहले कुपवारा में एलसी के पास इन्फिल्ट्रेट करते हुए ग्रुप में पाकिस्तान से आने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। हमारी तरफ से जो भी इनपुट अवेलेबल हैं हम लोग उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं और वो कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल पिछले कुछ सालों से लगातार पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने और विदेशों से आतंकी फंडिंग के आरोप लग रहे थे। एजेंसियां इसके पुख्ता सबूत भी मिलने का दावा कर रही है। पीएफआई से जुड़े काफी सारे नेताओं को यूएपीए और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सख्त कानूनों के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। आज तड़के 3 बजे सवेरे से लेकर आज 11 बजे तक जो है वो कर्नाटका पुलिस के अलग अलग जिलों में वो हमारे एसपी और कमिश्नर्स के नेतृत्व में जो है वो पीएफआई और एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं, उनको जो है हमने कस्टडी में लिया है और उनका इंक्वायरी के बाद जो है उनको तालुका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद प्रिवेंटिव कस्टडी में उनको भेजा जाएगा। ये लोग जो हैं बहुत सारे जो समाज विरोधी कहा जाए या ये जो है यहाँ पे समाज में अशांति फैलाने का इन्होंने पीछे भी प्रयास किया है और अभी भी इस तरह के जो प्रक्रिया है, उस तरह की घटनाएं हैं, उसमें ये संलिप्त रहे हैं। उस आधार पर उसका संज्ञान लेते हुए हमने जो है इनको अभी प्रिवेंटिव कस्टडी में लेने के लिए तालुका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने उनको प्रोड्यूस किया है। इससे पहले पिछले सप्ताह एनआईए का रेड और स्टेट पुलिस का रेड जो है वो अलग अलग जगहों पे कर्नाटक राज्य में हुआ था और इसके अलावा हमें जो है इंटेलिजेंस इनपुट जो मिला है उस आधार पे हमने जो है यह कदम उठाया है और इन लोग को 80 लोग अभी जो है हमारे हिरासत में है और कुछ लोग अभी हैं जिनका कि हम अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद जो है इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि उनको जो है वो प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जाए या फिर उनको 107 या इस तरह की जो अलग जो प्रक्रिया है उसके आधार पर उनको छोड़ दिया जाए। अब माना जा रहा है कि पीएफआई पर अब इसी हफ्ते प्रतिबंध लग सकता है। केंद्र सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सीएए एनआरसी विरोधी आंदोलनों के बाद से देश में लगातार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर शोर से उठ रही थी। वहीं झारखंड में इसको बैन किया जा चुका है। इधर जिस समय दिल्ली समेत 8 राज्यों में रेड की गई तो गृह मंत्रालय को इसकी पल पल की अपडेट दी जा रही थी। वहीं कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी जिलों के डीसीपी
स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग बुलाई थी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बैठक में रात भर हुई छापेमारी और बरामदगी की जानकारी ली थी। इधर बताया गया कि कार्रवाई के बाद गृह मंत्रालय में एनआईए की डीजी, आईबी चीफ और अन्य अधिकारियों के संग बैठक ली गई, जिसमें पीएफआई पर बैन लगाने की आगे की रणनीति बनाई गई। वहीं अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को बताया कि इस छापेमारी में पीएफआई के कार्यालय और उसके नेताओं के ठिकानों से जब्त दस्तावेजों में बेहद संवेदनशील सामग्री मिली है। केरल के कोच्चि में तो पीएफआई के युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए बरगलाने की बात भी सामने आई। साथ ही हिंसक जिहाद के तहत आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के पीएफआई के सबूत भी सामने आए। साथ ही पीएफआई के खिलाफ एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएफआई लोगों के एक वर्ग के समक्ष सरकारी नीतियों की गलत व्याख्या पेश कर भारत के प्रति नफरत फैलाने और सत्ता तथा उसके अंगों के खिलाफ घृणा का भाव उत्पन्न करने का काम करता है। एजेंसी ने कहा, जांच में सामने आया है कि प्राथमिकी में नामजद आरोपी संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे समाज के अन्य धार्मिक वर्गों और आमजन के बीच दहशत पैदा करने का काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों में ऐसी सामग्री पाई गई है जिससे पता चलता है कि एक समुदाय विशेष के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था। इस हिट लिस्ट में मालूम होता है कि पीएफआई अपने नेताओं के माध्यम से समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का काम कर रहा था। इस संगठन का इरादा शांति और सद्भाव को भंग करना तथा वैकल्पिक न्याय व्यवस्था चलाना था। अब जब पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों ने पक्के सबूत जुटाए हैं, तो कई मुस्लिम संगठन भी सामने आकर बैन की मांग करने लगे हैं। लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल सख्ती के लिए कड़े कदम उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में अब पीएफआई पर भारत सरकार की तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक में और क्या सामने आता है, ये तो समय के फेर में कैद है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि देश में रहकर आतंक फैलाने वालों को अब कतई बख्शा नहीं जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में हुई कार्रवाई ने एक बार दुश्मनों के नापाक इरादों को जगजाहिर कर दिया। आतंक के खिलाफ पूरे देश में जब एक्शन हुआ तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े लोगों से समाज में अशांति फैलाने, देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहने, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और देश के खिलाफ साजिश करने जैसे गंभीर आरोपों वाले सबूत मिले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब भारत में पीएफआई और उससे जुड़े सभी संगठनों पर तुरंत प्रतिबंध लग जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से देश में होने वाले दंगों और राष्ट्र विरोधी साजिशों में एक संगठन का नाम निकल कर आ रहा है। अजमेर में भड़काऊ नारे लगे हों तो पीएफआई का नाम सामने आया। पैगंबर पर टिप्पणी के बाद देश भर में हुए दंगों के पीछे पीएफआई का नाम सामने आया।
इससे पहले CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए तो PFI का नाम सामने आया। और तो और हिंदुओं के त्योहारों पर दंगों में साजिश के पीछे आरोप लगा तो PFI पर, तो वहीं ईडी ने ताहिर हुसैन और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया तो नाम आया PFI का। कुछ ही समय पहले कर्नाटक में हुआ हिजाब विवाद और उसके बाद पैदा हुए तनाव के पीछे भी इसी संगठन का नाम सामने आया था। दक्षिण भारत में केरल तक इस संगठन के साजिश के तार बिछे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले कर्नाटक में हाल ही में 300 से ज्यादा PFI कार्यकर्ताओं पर विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। तो उत्तर भारत में इसी साल ही 20 से ज्यादा मामलों में दंगे भड़काने के लिए भी PFI को जिम्मेदार माना गया। PFI का नाम कई राजनीतिक हत्याएं कराने के लिए भी सामने आया। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी दंगों के पीछे PFI का नाम सामने आया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी DGP ने तो इस संगठन पर बैन लगाने तक की बात कह डाली। यह हमने रिकमेंड किया है कि PFI को बैन किया जाए। ये रिकमेंडेशंस हम गृह मंत्रालय को भेजेंगे और उस पर कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कट्टर इस्लामिक संगठन है, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने का दावा करता है। इसकी स्थापना 2006 में NDF के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की जड़ें केरल की कालीकट में गहरी हैं। इस पर ISI के साथ काम करने का भी आरोप है। फिलहाल इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। देश के 24 राज्यों में संगठन की जड़ें हैं। PFI को सिमी की B विंग कहा जाता है। सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके कई सदस्यों के सीरिया और अफगानिस्तान से ताल्लुक है। कुल मिलाकर देश में दंगों के पीछे एक नया ट्रेंड सामने आया। इस ट्रेंड को अब PFI ट्रेंड कहा जा रहा है। PFI का नाम भले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, लेकिन आरोप है कि हरकतें सारी एंटी इंडिया वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।